हेलो एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, इबिट, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट या पैट, पैट, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, इसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, किस तरह से हम एनालाइज इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें कंसिडर करनी होती है और उसके कॉमन यूसेज क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पैट, पैट का मतलब हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। आपकी जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से आपको सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने हैं, ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट हो, टैक्स हो, सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो आपका बचेगा पैट। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप देखोगे, पैट जो होता है इट्स वेरी एंड, सबसे अंत में है। मतलब आपकी रेवेन्यू में से आपने सब कुछ घटा दिया, कॉग्स घटा दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट, टैक्स एंड ऑल, तो आपको आपका पैट मिल जाएगा। अब क्योंकि आपने अभी तक ये पी एंड एल स्टेटमेंट समझ लिया होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ऑब्वियसली आप इससे फेमिलियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप किस स्टेज पे हैं, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट, टैक्स डिडक्ट करेंगे तो पैट आ जाएगा। अगर आप इस स्टेज पे ईबिट है आपके पास तो उसमें से आपको इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करना है तो पैट आ जाएगा। तो जब आपको एक बार ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगा तो उसके बाद आप किसी भी स्टेज पे हैं, कुछ भी आपको अमाउंट दे रखा है किसी भी एक्सपेंस रिलेटेड, तो आप अपना यू कैन फाइंड योर वे कि मुझे अगर पैट कैलकुलेट करना है तो क्या डिडक्ट करना है, क्या ऐड करना है, राइट। तो इस तरह से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए, कौन से लेवल पे क्या, किस तरह का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू पैट। तो पैट, रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस डिडक्ट हो जाएंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग, तो आपका पैट या नेट इनकम आ जाएगा। ओके, अब जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा था, जैसे हर प्रॉफिट एलिमेंट का अपनी एक विशेषता होती है, अपना एक पर्पस होता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो आपके प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बताता है। ओके, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बताता है। एफिशिएंसी की जब बात करते हैं इसका मतलब हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट जब प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बताता है कि मैं उस प्रोडक्शन से, ओके, जैसे 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उससे मैं कितनी सेल जनरेट कर पा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, वो ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। और बिजनेस को डे टू डे चलाने, मतलब रेवेन्यू के बाद बिजनेस को डे टू डे चलाने के एक्सपेंस करने के बाद मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन रही है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है। फिर कंसिडरिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑल, ईबिट कैलकुलेट होता है। तो हर हर प्रॉफिट एलिमेंट का अपना एक पर्पस होता है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट आई मेंट इज कि सबका अलग अलग पर्पस होता है। तो जो पैट होता है वो कंपनी की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ट्रू बोल लो या फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि एक फाइनल प्रॉफिट होता है तो एक ट्रू और फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ओके, ये सब उनका अलग अलग पर्पस होता है बट सब कुछ डिडक्ट करने के बाद ये बचता है। तो दिस इज समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर शेयर होल्डर्स, क्योंकि सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए क्या बच रहा है, दिस इज व्हाट समथिंग जो बच रहा है शेयर होल्डर के लिए, तो शेयर होल्डर की काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो ये होता है पैट। नाउ अब इसको हम एनालाइज कैसे करें, पैट को हम एनालाइज कैसे करें? तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो आप एब्सोल्यूट टर्म में एनालाइज नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ ये बोल देते हैं ए कंपनी है, बी कंपनी है, ए का नेट प्रॉफिट है 50,000, बी का प्रॉफिट है 20,000, ओके, सॉरी, बी का प्रॉफिट है लेट्स से डबल 100,000, तो बी इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, वो ट्रू हो सकता है बट इज इट मोर प्रॉफिट जनरेटिंग? ओके, तो वो वैसा आप डायरेक्ट इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यू हैव टू चेक द रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू मैंने लिख दिया कि ये इसने 1 लाख की रेवेन्यू थी और इसकी 10 लाख की रेवेन्यू थी, तो उसने 1 लाख की रेवेन्यू पे 50,000 मतलब 50% का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है,
जबकि इसने 10 लाख की रेवेन्यू पे 1 लाख का, मतलब इसने सिर्फ 10% का नेट प्रॉफिट। तो भले ही अमाउंट के टर्म में इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, बट विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल, दिस कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। तो जैसा हमने डिस्कस किया था पहले भी कि आपको एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, रिलेटिव टर्म्स में हमेशा कंपैरिजन करना है। रिलेटिव टर्म्स मतलब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो नेट पैट एनालाइज करने के लिए हम प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि कैसे होगा, आपका नेट प्रॉफिट या उसको पैट बोल लो, डिवाइड बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है कितनी नहीं है, राइट। तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है एनालाइज करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हम इसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो इंटरप्रिटेशन अगर ऐसे समझा जाए तो बहुत ही ईजी है। यहाँ जब हमने देख लिया कि ए का 50% प्रॉफिट मार्जिन है, बी का 10% है, तो इज ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ओके, बट फाइनेंशियल एनालिसिस में सिर्फ आप एक ही चीज़ को देख के अपना निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, है ना। आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ओके, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम अपना फाइनल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसमें कि हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री में कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो है वो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है या नहीं करती है। जैसे ए इंडस्ट्री सर्विस से बिलोंग कर रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग कर रही है, दैट्स नॉट द राइट कंपैरिजन, राइट। क्योंकि सब हर इंडस्ट्री के अलग अलग प्रॉफिट स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे उनका मार्जिन वेरी करता है। तो एक तो इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, अगर आप सेम ही कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हो ओवर द ईयर, लेट्स से आप कंपनी ए का देख रहे हो कि ईयर 1 का प्रॉफिट कितना है, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, और हमने भी समझ लिया कि जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, बट व्हाट्स द रीज़न। ओके, क्या इसका रीज़न है कि ग्रो कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट तो पैट तो यहाँ पे है लास्ट में। तो अब हमें हर चीज़ को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये पैट बढ़ रहा है, पैट का परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, वाई। ओके, ऐसा है क्या कि हमने अपनी रेवेन्यू बढ़ा ली है या ग्रॉस मार्जिन बढ़ा दिया इसके कारण से बढ़ रहा है। ऐसा केसेस भी हो सकता है कि आपका ग्रॉस मार्जिन स्टेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेबल है, ईबिट स्टेबल है, ये इंटरेस्ट स्टेबल है, इट्स जस्ट दैट सम टैक्स की रिबेट मिल गई, उसके कारण से आपका जो पैट है वो बढ़ गया। बट इट इज़ गुड फॉर बिजनेस और नॉट गुड फॉर बिजनेस, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा तो है ही, बट इट इज़ इतना अच्छा है क्या कि मतलब इट्स गुड फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि टैक्स तो चेंज होता रहेगा, राइट। कंपनी का फोकस क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट होता है अपने कोर बिजनेस से ऑपरेशन से, कोर बिजनेस ऑपरेशन से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने का। तो एक कंपनी जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन टैक्स समहाउ, और एक कंपनी जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि उनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली जिस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी रहेगी, राइट, क्योंकि वो अपना बिजनेस को ग्रो कर रही है, मॉडल एनहांस कर रही है। तो ये सब चीज़ों को आपको कंपेयर सिर्फ एक ही एलिमेंट के बेसिस पे नहीं, सबके बेसिस पे कंपेयर करके फिर डिसीजन लेना होता है। सिमिलर केस जब आप ट्रेंड एनालाइज करते हो कि ईयर 1 में मेरा 10% का था, ईयर 2 में मेरा 2% का रह गया, ईयर 3 में 10% हो गया, ईयर 4 में 11% हो गया। तो ऐसे जो ऑड ईयर्स होते हैं उनको भी आपको डिटेल में एनालाइज करना होता है, ऑब्वियसली टू फाइंड द रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम थी, ओवरऑल इंडस्ट्री खराब चल रही थी, या हमारे इस कंपनी में कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए जिसके कारण से प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब चीज़ों को आपको फैक्टर इन करना होता है। तो ये जब आप एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे आप फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन सी कंपनी कम प्रॉफिटेबल है। क्योंकि कई बार बाजार में ऐसे ट्रेंड आते हैं, मार्केट में ट्रेंड आते हैं, जैसे कोविड आ गया, तो उस टाइम सबके प्रॉफिट डाउन थे, राइट। तो इस काइंड ऑफ ऑड ईयर तो सबकी बुक्स में आया ही होगा, राइट। तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ओके, बट उसको कंसिडर करके ही हमें डिसीजन लेना होता है, राइट। तो आप जब किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हो,
तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है जब आप एनालाइज करते हो। ओके, तो अब क्वेश्चन है कि जो पैट है इसके यूसेज क्या क्या होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले सिंपल है प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए। बट जैसा मैंने बोला, हर प्रॉफिट का अलग एक पर्पस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट का अलग था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो पैट होता है वो शेयर होल्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये सारे खर्चे तो बिजनेस करने में चले जाते हैं। ओके, इंटरेस्ट जो जाता है वो हमारे डेट होल्डर्स को जाता है, टैक्स जो जाता है वो गवर्नमेंट को जाता है। ओके, उसके बाद जो बचता है पैट, वो बचता है शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, शेयर होल्डर जनरली हमने, जब आप देखोगे तो जनरली देयर आर टू काइंड ऑफ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पैट का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। जब पैट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, तो फिर वो बचता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, और ये जो अर्निंग्स होती है ये बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही वो समझते हैं कि हाँ, सब कुछ खर्च करने के बाद हमारे लिए कितना पैसा बच रहा है, राइट। तो ओवरऑल पैट शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहता है। ओके, सो दैट्स वेयर पैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो पैट में से प्रेफरेंस डिवीजन दिया जाता है, उसके बाद जो बढ़ता है बचता है वो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो ही अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रहती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, अगेन जब हम फ्यूचर में और डिस्कस करेंगे अलग अलग फार्मूलाज रेशियोज के बारे में, तो उसमें ईपीएस आएगा, ईपीएस। तो ईपीएस कैलकुलेशन के लिए भी इस पैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि ईपीएस का क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कि हमें अर्निंग पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है, राइट। तो पर शेयर, अगर अज्यूमिंग दैट देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो जो पैट होता है, पैट को हम जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाता है कि एक शेयर पे शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिल रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है। तो ईपीएस कैलकुलेशन के लिए, फिर ईपीएस के बेसिस पे पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो ये फुल एनालिसिस के लिए पैट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, सारी कॉर्पोरेट एनालिसिस पर्पस के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस पर्पस के लिए पैट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगेन आपको कंपैरिजन करना हो दो कंपनीज का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये ओवरऑल यूसेज होते हैं पैट के। बट प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर होल्डर परस्पेक्टिव की इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि दिस आर द प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को मिलेगा। ओके, तो यही था अबाउट पैट, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हमें एनालाइज कैसे करना होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस और कॉमन यूसेज क्या क्या होते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगते हैं मेरे वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताइए, आपके फीडबैक मुझे बताइए। और ऐसा कुछ फाइनेंशियल कोई भी टॉपिक है जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।